हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 3 अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर गंगा नदी के अपवाह तंत्र के कुछ बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने स्केच के माध्यम से अपवाह तंत्र का जो जाल था उसके बारे में पढ़ा। आज हम बच्चों गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थान और उनके महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रायद्वीप पठार की जो प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको यदि गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पिछला वीडियो देखें, जिसके कारण आपको जो आज के वीडियो में जो गंगा की जो सहायक नदियां है उसको समझना क्या होगा, आसानी से या आसान होगा। तो हम लेते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। देखो, गंगा की प्रमुख सहायक नदी सबसे पहले यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी, जो कहां से निकलती है? बंदरपूंछ, यमुनोत्री, हिमनद से यमुना नदी की सहायक नदी गंगा नदी की सहायक नदी निकलती है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। 1326 किलोमीटर। नोट करके याद रखना बच्चों, गंगा नदी की सबसे बड़ी दाहिने तट की नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी दाहिने तट की जो नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। फिर दूसरी है घाघरा। इसका यदि उद्गम स्थान देखते हैं तो मापचाचुंग हिमनद, नेपाल। कौन सा है? मापचाचुंग हिमनद, नेपाल। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। 1080 किलोमीटर। तीसरी सहायक नदी है कोसी। यह नदी का उद्गम स्थान है सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय। सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय कोसी निकलती है। इसकी जो लंबाई है भारत में 730 किलोमीटर है। नोट करके याद रखना बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। याद रखना, चीन का जो शोक है हांगो नदी है। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। फिर हम अगली नदी का नाम लेते हैं गंडक नदी। इसका उद्गम स्थान नेपाल देश है, जिसकी कौन सी? नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है वहां से गंडक का उत्पत्ति होती है। भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। भारत में 425 किलोमीटर गंडक की लंबाई। फिर दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसे खनिजों की संपन्नता के कार्य से भारत का रूहर क्षेत्र कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। याद रखना, सवाल पुटअप हो जाए कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। याद। फिर अगली नदी है सरयू नदी, जो नेपाल हिमालय से मिलाप हिमालय से निकलती है। उद्गम स्थान नेपाल हिमालय से मिलाप हिमालय। यह घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा। तो याद रखना, सरयू नदी सीधे ही गंगा में नहीं मिलती है, बल्कि घाघरा के सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के अंदर मिलती है। इस नदी के किनारे भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी बसी हुई है। कौन सी नगरी बसी हुई है? अयोध्या नगरी। तो याद रखना, सरयू नदी के निकट कौन सा नगर है? अयोध्या नगर। अगली नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, जहाँ चाय की खेती की जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वहां से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में महानंदा मिलती है। फिर सोन अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। नोट करके याद रखना, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है।
विंध्याचल पर्वत की सबसे चोटी अमरकंटक है, वहां से सोन निकलती है और पटना में गंगा में मिल जाती है, पटना में गंगा में मिलती है। फिर अपन की अगली नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल, जो विंध्याचल पर्वत के अंदर जो जानपाव की पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत में जानपाव की पहाड़ी से निकलती है और आगरा के निकट या आगरा में ये गंगा में विलीन हो जाती है। तो बच्चों, आपने गंगा नदी के अफवाह तंत्र के साथ उनकी प्रमुख सहायक नदियां, उसका उद्गम स्थान और कुछ नदियों की मैंने लंबाई के बारे में बताया, जिसमें काफी बार एग्जाम के अंदर सवाल पुटअप होते हैं। अब हम लेंगे एक नया अफवाह तंत्र की बात करेंगे, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र का पहला बिंदु है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज नदी के निकट से निकलती है। पॉइंट यही नोट रखना है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है और इसी झील के पास से सिंधु और सतलज नदी का भी उद्गम स्थान है। अगला बिंदु बच्चों, इस नदी की लंबाई सिंधु से अधिक है। याद रखना, इस नदी की जो लंबाई है वो सिंधु से क्या है? अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु से ज्यादा लंबी तो है, परंतु अधिकतर जो भाग है वो भारत से बाहर की तरफ बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,757 मीटर के पास से पहुंचकर अंग्रेजी में यू अक्षर का मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर किस शिखर से प्रवेश करती है? नामचा बारवा शिखर, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उसके पास कौन से आकृति का बनाती है, निर्माण करती है? व्यू आकृति का निर्माण करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर गॉर्ज का निर्माण करते हुए प्रवेश करती है। और उस समय अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और जब नदी भारत के अंदर नामचा बारवा शिखर से प्रवेश करती है, उस समय ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है बच्चों? दिहांग नदी। फिर अगली बिंदु है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग है, लोहित है और कैनुला है। दिबांग है, रोहित है और कैनुला है। तो बच्चों, आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी रही? दिबांग, लोहित और कैनुला, जो ये भारत के अंदर बहती है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुख्य जो अफवातंत्रीय जो जाल है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि गंगा नदी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह भारत में प्रवेश करती है और किस तरह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति चीन के पास जो तिब्बत हिमालय है वहां से होती है और फिर ये भारत के अंदर थोड़े सा क्षेत्र में प्रवाहित होकर बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश के अंदर इसका पूरा अफवातंत्र बनता है। तो याद रखना, यहाँ पर तिब्बत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत क्षेत्र है। और यहाँ पर प्रमुख झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है, यहाँ से ये नदी निकलती है और जहां से ये नदी निकलती है उस समय इस नदी को तिब्बत और चीन के अंदर सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। याद रखना, तिब्बत और मानसरोवर झील से जब ये नदी निकलती है इसे सांगपो कहते हैं। और फिर ये नदी निकलती हुई सीधा ही यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा से ये घूमकर फिर ये अरुणाचल में प्रवेश करती है। क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से भी असम से होती हुई पश्चिम बंगाल के अंदर ये आती है। और जब ये नदी बच्चों अरुणाचल में प्रवेश करती उसी से दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। और इसके फिर ये दिबांग है, लोहित है, कैनुला है, ये सब इनकी सारी नदियां इसके अंदर मिल जाती हैं। और जब ये असम के अंदर आती हैं बच्चों
तो याद रखना असम में यहाँ पर एक नदीय द्वीप बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक नदीय द्वीप बनाती है। उस द्वीप का नाम है बच्चों मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। और जैसे ही ये नदी असम से पश्चिम बंगाल के अंदर जाती है, कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल के अंदर जाती है, तो इस नदी का जो नामकरण होता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम हो जाता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना, पारम इसे सांको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग कहते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और जैसे ये नदी आगे कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती हैं, और बांग्लादेश में जाते ही इस नदी का और नाम परिवर्तन हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है? जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। और फिर अंत में जमुना और पद्मा जो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, वो दोनों एक मिलकर उसका नामकरण क्या हो जाता है? मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। और फिर मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये पूरा का जो प्रवाह है वो किसका हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। सांको के नाम से मानसूर झील से निकलती, नाम चबरवा में यू आकार का लूप बनाती हुई दिहांग के नाम से अरुणाचल में प्रवेश करती है, असम के अंदर माजुली द्वीप का निर्माण करती है, असम और पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, फिर पद्मा जो गंगा नदी है उसके साथ मिलकर ये क्या बन जाती है? मेघना नदी, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र के। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी का बिंदु देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में नदीय द्वीप का निर्माण करती है। असम के अंदर किस द्वीप का निर्माण करती है? नदीय द्वीप, जिसका नाम मांजुली है। अभी मैंने आपको जब ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र का स्केच बनाया था उसमें बताया था कि असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब बच्चों आपसे पूछ ले कि भूगोल के अंदर काफी बार पूछा भी जाता है कि द्वीप क्या है? द्वीप क्या है? तो ऐसा भूभाग जो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। फिर बाद में आपको याद रखना, जो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो अंटार्कटिक महासागर के पास और अटलांटिक महासागर के अंदर आया हुआ है, जो डेनमार्क के अधीन है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। याद रखना। फिर काफी बार बच्चों इस द्वीप से ही संबंधित जैसे महाद्वीप होता है कि ऐसा भूभाग जो विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताएं रखता है, चाहे वो सागरीय तट की बात हो, मरुस्थल की बात हो, पर्वतीय क्षेत्र की बात हो या वन्य क्षेत्र की बात, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। काफी बार सवाल आ जाता है उप महाद्वीप किसे कहते हैं? उप महाद्वीप किसे कहते हैं? तो याद रखना, ऐसा भूभाग जो महाद्वीपों की तरह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। तो याद रखना बच्चों, द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। महाद्वीप ऐसा भूभाग जो विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषता रखता है उसे
महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। याद रखना, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उपमहाद्वीप ऐसा भूभाग जो महाद्वीपों की तरह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला बिंदु, प्रत्येक वर्ष जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है तो असम और बांग्लादेश में बाढ़ लाती है। और आपको पता ही है, जब जुलाई और अगस्त में दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर भारी बारिश होती है तो उस समय बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है? उफान पर होती है। मतलब अपनी जल ग्रहण क्षमता से अधिक तेज और अधिक जल भराव होने के कारण वो उफान से दिखाई देती है। तो वो नदी असम के अंदर और बांग्लादेश के अंदर क्या लाती है? बाढ़ लाती है, जिसके कारण असम और बांग्लादेश में भारी जान माल को क्या होती है? हानि होती है। पशुपालन चौपट हो जाता है, कृषि क्रियाएं चौपट हो जाती। ये सब किसके कारण होता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। तो आपने बच्चों हिमालय पर्वतमाला या हिमालय की जो प्रमुख अफवाह तंत्र है वो 3 अफवाह तंत्र पढ़े। पहला सिंधु घाटी सिंधु नदी अफवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी अफवाह तंत्र और तीसरा कौन सा पढ़ा? अभी आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। अब हम लेंगे प्रायद्वीप भारत का अफवाह तंत्र, क्योंकि हमने प्रारंभ का जो वीडियो था वो 2 नदी अफवाह तंत्र की विशेषताओं के साथ था। वो था हिमालय पर्वत वाली नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो हम लेते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। और प्रायद्वीप के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। इसका पहला बिंदु, प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यही है कि प्रायद्वीप भारत का विभाजन कहां से होता है या प्रायद्वीप भारत का जल विभाजन कहां से होता है? तो याद रखना, पश्चिमी घाट से होता है। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां मुख्यतः महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं जो पूर्व की ओर बहती। ये हैं हमारी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां। इसके अलावा नर्मदा भी हैं, ताप्ती भी हैं, सोन भी है, महानदी भी है। ये सारे क्या हैं? अन्य नदियां हैं जो प्रायद्वीप भारत के अंदर लघु नदियों के रूप में प्रवाहित होती हैं। महानदी के यदि बच्चों उद्गम स्थान देखें तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी का उद्गम स्थान है। और फिर यह गंगा की सहायक नदी पश्चिम बंगाल के अंदर मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर बच्चों अगली नदी है गोदावरी नदी, दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी गोदावरी, जिसमें दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। याद रखना, गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। यदि सवाल पूछ ले दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ये उत्तरी सह्याद्री, कहां से? उत्तरी सह्याद्री से इसका उद्गम होता है। याद रखना बच्चों, गोदावरी का उत्तरी सह्याद्री से क्या होता है? उद्गम होता है। फिर कृष्णा नदी, यदि कृष्णा नदी का यदि बारे में देखें तो इसका भी उत्पत्ति स्थान उत्तरी सह्याद्री है। कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री है। कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है नागा अर्जुन बांध। कौन सा है? नागा अर्जुन बांध। और ये जो नदी है हीरा उत्पादन के लिए भी जानी जाती, माना जाता है कि इसकी तली के आसपास के क्षेत्रों में हीरा का निष्कासन किया जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ियां, दक्षिणी सह्याद्री के अंदर से ये कावेरी नदी निकलती हैं। बच्चों याद रखना, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को।
दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच में संबंध या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। अगला बिंदु, प्रायद्वीप भारत की ताप्ती नर्मदा पश्चिमी की ओर बहती है। और प्रायद्वीप भारत की जो नदियां कौन सी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। याद रखना बच्चों, याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। याद रखना, प्रायद्वीप पठार की जो पश्चिम से पूर्व की ओर या पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली नदी हमेशा डेल्टा बनाती हैं। यदि उल्टा पूछ ले, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली प्रायद्वीपीय नदियां क्या बनाती हैं, तो ज्वारनदमुख बनाती हैं। याद रखना, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं जो पूर्व से आती हैं और पश्चिम में बहती है। जैसे ताप्ती और नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी, ताप्ती का और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, याद रखना। और ज्वारनदमुख, यदि आपसे पूछ ले ज्वार क्या है, तो सीधी परिभाषा याद रखना ज्वार की, समुद्र तल से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। समुद्र तल से जल का ऊपर उठना, समुद्र तल से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वार। यदि भाटा पूछ ले तो समुद्र तल का जल पुनः नीचे बैठना क्या कहलाता है, भाटा। यदि हम विस्तार से इसका अध्ययन करें तो इसका 11वीं क्लास के अंदर जब आओगे बच्चों, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। और इसकी जो पूर्ण रूप से जो परिभाषा है वो मैं मौखिक रूप से बताता हूं कि समुद्र तल की औसत से जल का ऊपर उठना ज्वार और समुद्र तल की औसत से वापस नीचे बैठना भाटा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम प्रायद्वीप भारत की पहली नदी है नर्मदा द्रोणी, नर्मदा नदी, इसके बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। फिर अगला बिंदु, ये नदी पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। और ये नदी पूर्व में उत्पत्ति होती है और पश्चिम की तरफ बहती है। और कौन से क्षेत्र में, भ्रंश घाटी। अब भ्रंश क्या होता है, याद रखना कि उसका अर्थ होता है दरारे। भ्रंश का अर्थ होता है दरारे। यदि किसी कारण से या भूवर्तनीय क्रियाओं के कारण से जो दरारें पाई गई, उन दरारों के पर्वतीय क्षेत्र को हम भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। और भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियां हैं बच्चों, एक तो नर्मदा है और दूसरी ताप्ती नदी है। दो ही नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा नदी समुद्र में गिरने से पहले यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि नर्मदा नदी समुद्र से गिरने से पहले क्या करती है, अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। अगला बिंदु, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी तीव्र ढालों से, और जबलपुर जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहां पर संगमरमर के ढालों के ऊपर ये तीव्र गति से बहती है। और आपको पता ही है संगमरमर जो हमारे राजस्थान के अंदर भी गुलाबी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का और विभिन्न प्रकार के रंगों से निकाला जाता है। नर्मदा धुआंधार, सरस्य धारा और दुग्ध धारा जैसे जलप्रपात का निर्माण करती है। याद रखना बच्चों, दुग्ध धारा, सरस्य धारा, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी यह 3 जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश के विस्तृत भागों में बहती है। और नर्मदा नदी है वो कौन से राज्यों में बहती है, गुजरात और मध्य प्रदेश में। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर एक बड़ा सा बांध बनाया गया है जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया गया है। लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया गया है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध की अभी आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास भी किया था। और इसी सरदार सरोवर बांध का कुछ हिस्सा हमें बाड़मेर और जालौर को सिंचाई के रूप में, जहां पर फुहारा विधि के द्वारा ही इसमें सिंचाई की जा सके, इस रूप में उसका जल प्राप्त होता है। और आपको मालूम ही है कि नर्मदा नदी के ऊपर बना जो सरदार सरोवर जो बांध है, वो पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर बहुत ही नुकसानदेह माना गया है। इस कारण से कई सालों से उसके ऊपर आपत्ति लोगों ने दर्ज की थी, और ये इसके कारण काफी बार जन हिंसक भी हुआ था इस बांध के ऊपर। ये सभी देखने को मिलते हैं नर्मदा नदी के बांधों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आपने देखा बच्चों, जो प्रायद्वीप भारत की जो नर्मदा नदी है, वो पूर्व में बहती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण भी करती है। तो बच्चों, अब हम जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर जो और प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ताप्ती नदी है, उन सब का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। और आज के वीडियो में हमने गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवा तंत्र और प्रायद्वीप भारत की जो प्रमुख नदियों में से हमने एक नर्मदा नदी के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू।